आगे बढ़ते हैं। चूरू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई। घूसखोर जूनियर इंजीनियर को ट्रैप किया गया। 27,000 की रिश्वत लेते हुए इसे गिरफ्तार किया गया। इंजीनियर का भाई भी गिरफ्तार हुआ है। बिजली कनेक्शन करने के नाम पर यह रिश्वत ली जा रही थी। सहीराम रतनगढ़ डिस्कॉम में जूनियर इंजीनियर है और भाई मुकेश जाट रतनगढ़ के वन रक्षक पद पर कार्यरत है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता मनोज शर्मा के साथ। मनोज, क्या था ये पूरा मामला? मैं बताना चाहूंगा कि जो चूरू एसीबी है उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। जो सुरेंद्र कटेवा है वो परिवादी है रतनगढ़ के ही, और जो बिजली कनेक्शन है उस बिजली कनेक्शन की एवज के अंदर जो जेईएन है सहीराम, उनके द्वारा ये रिश्वत की राशि मांगी थी और ये राशि उन्होंने अपने भाई मुकेश के थ्रू ली है, जो कि रतनगढ़ के अंदर ही वन रक्षक के पद पर कार्यरत है। जो परिवादी सुरेंद्र कटेवा है उसके द्वारा 27,000 रुपए की रिश्वत की राशि है वो मुकेश को दी गई, जिसके बाद एसीबी के द्वारा कार्रवाई करते हुए मुकेश और उसके बाद आरोपी जो सहीराम है उनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और जो रिश्वत की राशि 27,000 रुपए है उसको भी बरामद किया गया है। जी मनोज, जानकारी के लिए धन्यवाद। में इंजीनियर के साथ इंजीनियर के भाई को भी गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि भाई के जरिए इस इंजीनियर ने घूस लेने की कोशिश की थी। यह खबर रिट परीक्षा से जुड़ी हुई है। न्यूनतम पासिंग मार्क्स में रियायत शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए। विभिन्न वर्गों में 5 से 10% की रियायत है। सामान्य अनारक्षित नॉन टीएसपी 60%, टीएसपी 60%, अनुसूचित जनजाति नॉन टीएसपी 55%, टीएसपी 36%, एससी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को 55%, समस्त श्रेणी की विधवा और परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक 50%, दिव्यांग श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति 40% और सहरिया जनजाति के व्यक्ति 36%। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता महेश धादीज के साथ। महेश, सभी जो कास्ट वर्ग था उसके अकॉर्डिंग जो है वो रियायत जारी कर दी गई है और प्रतिशत भी बता दिया गया है कि किस किस के हिस्से में कितना प्रतिशत आया है। बिल्कुल, रीट शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए ये वाकई में बड़ी खबर है, क्योंकि 11 लाख अभ्यर्थी इस वक्त जो है इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और लंबे समय से ये भी मांग चली आ रही थी कि जो जिस तरह से एनसीटी के दिशा निर्देशों में भी ये बात शामिल है कि वर्गवार जो रियायत है वो दी जा रही है, और इसे कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था। तो ऐसे में इसके बाद में सरकार ने इसमें रियायत देने का जो प्रावधान है वो कर दिया, और इसके संबंध में प्रारंभिक शिक्षा योजना विभाग जो है उसकी तरफ से यहाँ आदेश भी जारी हो गया है। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो सामान्य अनारक्षित वर्ग है उसके लिए नॉन टीएसपी में 60 और टीएसपी में भी 60% रहेगा। जो एसटी वर्ग है उसके लिए 55 और टीएसपी में 36% अंकों का प्रावधान किया गया है। और न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत जो है वो एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इन वर्गों के लिए 55% रखा गया है। सभी श्रेणी की विधवा, परित्यक्ता महिलाएं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 50% रखा गया है। दिव्यांग निशक्तजन जो है उनके लिए 40% और सहरिया जनजाति व्यक्ति के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 36% न्यूनतम अंकों का जो प्रावधान है वो इसमें किया गया है। यानी कि जो सर्टिफिकेट जो रहेगा रीट का वो इन्हें 36% अंकों से मिल सकेगा, जो कि पहले 60% केवल सहरिया क्षेत्र को, टीएसपी को छोड़ करके था, बाकी वर्गों के लिए भी उसको अब चेंज कर दिया गया है। तो यानी अभ्यर्थी के लिए एक बड़ी राहत भरी बात है कि इस सर्टिफिकेट के आधार पर वे आगे की जो 3 साल का एक पीरियड होता है उसमें भाग ले सकते हैं और दोबारा उनको परीक्षा देने की जिस तरह से है जरूरत नहीं होगी, और वो मेरिट में काउंट किए जा सकेंगे। उनके जो हाईएस्ट परसेंटेज है, अगर वे पिछली बार किसी भर्ती में शामिल नहीं हो पाए थे शिक्षक भर्ती में, तो वो इन सर्टिफिकेट के इन अंकों के आधार पर वो मेरिट में अपना स्थान पा सकते हैं। तो
इस संबंध में जो राज्य सरकार की तरफ से ये निर्णय लिया गया है, ये अभ्यर्थियों के लिए बेहद बड़ी राहत लेकर के आया है और जो अभ्यर्थी हैं इसे लेकर के मांग भी कर रहे थे। और इसी के साथ में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ये साफ कहा है कि जो जिस तरह से विज्ञापन और इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने का इंतजार जो बेरोजगारों में बना हुआ है वो जल्द जारी की जाएगी और उस परीक्षा तिथि का भी जो ऐलान है वो जल्द कर दिया जाएगा, क्योंकि पहले नवंबर में ये परीक्षा प्रस्तावित रखी गई थी, सितंबर माह में भी प्रस्तावित रखी गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से और कोविड की वजह से इस परीक्षा का आयोजन नहीं हो सका था समय पे। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि जनवरी या फरवरी में जो ये परीक्षा है उसकी विज्ञप्ति आ जाएगी और उससे पहले विज्ञप्ति आ जाएगी और परीक्षा तिथि जो है वो जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। बिल्कुल महेश, ये एमपीएम में जो रियायत दी गई है और जो कोटा तय किया गया उसके मुताबिक अगर पासिंग मार्क्स स्टूडेंट्स लेके आते हैं रिट के अंदर, लाभ भी निश्चित तौर पर उन्हें मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए एमपीएम में जो प्रावधान किया गया है इसके मुताबिक यही है कि एक तरह का ये सर्टिफिकेट आप मान लीजिए, जैसे कि आगे की जो कोई शिक्षकों की भर्ती निकलती है 3rd ग्रेड में, वो उसके लिए ये सर्टिफिकेट काम आएगा और उसमें जो भी मिनिमम आपने क्वालिफाई कर लिया है किसी अभ्यर्थी ने, वो जो है उसके आधार पे आगे की जो भर्ती परीक्षा रहेगी उसमें परीक्षा देने की उनको जरूरत नहीं होगी। केवल अपनी जो मेरिट जिसमें उन्होंने अपना जो अंक हासिल किया है उसके आधार पे वे मेरिट में शामिल हो जाएंगे और उसके आधार पर उनका सिलेक्शन भी हो सकेगा। तो ये मेरिट सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी और उसका जो मान्यता है वो ये। जी महेश, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। राजस्थान हाईकोर्ट में निजी स्कूलों की फीस वसूली के मामले में आज सभी पक्षों की बहस पूरी हो गई। इस पर मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती और न्यायाधीश सतीश शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार और अन्य की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। वहीं मामले पर कोर्ट 18 दिसंबर को फैसला सुना सकती है। और अब बात करते हैं तथ्यों को छुपाकर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले की। अजमेर जिले के सराधना कस्बे के सरकारी स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान पद पर तैनात अनु शर्मा के खिलाफ संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग को शिकायत की गई थी। शिकायतकर्ता डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि अनु शर्मा ने नौकरी हासिल करने के लिए तथ्यों को छिपाया है और फर्जी दस्तावेज पेश किए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अनु शर्मा की शादी साल 1997 में गोपाल के साथ हुई थी और उसके बाद साल 2007 में दोनों के बीच अजमेर फैमिली कोर्ट में तलाक भी हो गया था। इसके बाद साल 2013 में गोपाल की मौत हो गई और उसके बाद साल 2018 की भर्ती में अनु शर्मा ने अपने तलाकशुदा पति गोपाल का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता ने अजमेर में संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग को शिकायत की है, जिसके आधार पर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। अपने आप को विधवा बताते हुए जो है ये नौकरी हासिल करी, जो पूर्णतः गलत है और फर्जी है। मैंने जो है सारे दस्तावेज लगाते हुए माननीय शिक्षा निदेशक महोदय को भी और डायरेक्टर साहब को भी आग्रह किया है कि उक्त मामले में कार्रवाई करें। और मैं मुख्यमंत्री महोदय से और श्रीमान शिक्षा मंत्री महोदय से भी आग्रह करना चाहूँगा कि उक्त मामले में उच्च स्तरीय जाँच करें। और शिक्षा विभाग से मैं चाहूँगा कि वो तुरंत प्रभाव से जो है इसके खिलाफ लीगल पैनल से जो है इनके अधिवक्तागण से राय लेते हुए इसकी सेवा समाप्त करें। करौली में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। यहां हिंडौन सिटी के रेलवे ओवरब्रिज के नीचे स्टेशन रोड के पास जयंती होटल में अवैध रूप से देह व्यापार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें होटल संचालक भी शामिल है। करौली डीएसपी मनराज के मुताबिक होटल में अवैध रूप से देह व्यापार चल रहा था, जहां जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। वो चूंकि अभी प्रकरण दर्ज हुआ है, अनुसंधान का विषय आगे किस दिशा में है और कितना कौन कौन लोग इसमें शामिल है उस बारे में गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। कहाँ के निवासी हैं कि निवासी नहीं बात करें? ये इनमें एक व्यक्ति बाहर का है, आगरा का, और बाकी स्थानीय है। जेके लोन में मौत के मामले में नर्सिंग अधीक्षक राम रतन मीणा का तबादला कर दिया गया। राम रतन को अब रामपुरा अस्पताल में भेज दिया गया है। अब मंसूर अली जेके लोन नर्सिंग अधीक्षक होंगे।
और ये खबर जयपुर से है। पीएचईडी ऑफिस में कलेक्टर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के वक्त कई कर्मचारी गैर हाजिर नजर आए। गंदगी देखकर कलेक्टर ने फटकार भी लगाई। कोटा के कनवास एसडीएम राजेश डागा ने कई सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। सावन भादो, जालिमपुरा, पीतमपुरा, गोपालपुरा और झालरी गांव के स्कूलों के निरीक्षण के दौरान कई शिक्षक अनुपस्थित मिले। उन्होंने उपस्थिति पंजिका का अवलोकन किया तो उपस्थिति पंजिका में कोई अवकाश स्वीकृत हेतु प्रार्थना पत्र नहीं मिला। इसके लिए उन्होंने अनुपस्थित कार्मिकों से स्पष्टीकरण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्माइल 2 कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जानकारी ली और पालनहार योजना से वंचित रहे पात्र व्यक्तियों को इससे जोड़ने के निर्देश दिए। सीकर में बदमाशों के हौसले बुलंद है। यहां बदमाश लगातार नई नई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला धोद रोड का है, जहां बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप को ही निशाना बना लिया। दरअसल सभी बदमाश बोलेरो में सवार होकर पेट्रोल पंप आए। पहले बदमाशों ने गाड़ी में तेल डलवाया और मौका पाते ही सेल्समैन से रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि लूट की जानकारी मिलने के बाद पेट्रोल पंप संचालक ने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश तेज कर दी है। भरतपुर लखनपुर स्थित विद्युत सब स्टेशन पर अचानक सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने सब स्टेशन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने सब स्टेशन का घेराव कर बिजली अधिकारियों को अपनी समस्या से अवगत करवाया। ग्रामीणों ने अधिकारियों को समस्या के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि रात में बिजली देने से मजबूरन किसानों को रात के अंधेरे में जंगल में जाना पड़ता है, जिससे आवारा पशुओं का भय है। इसे लेकर कई बार अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। भरतपुर के संभागीय दफ्तर में अवैध खनन को रोकथाम के लिए सभी विभागों की बैठक का आयोजन किया गया। ट्रांसपोर्ट विभाग सहित खनन विभाग के अधिकारियों के साथ इस बैठक में डीसी ने सभी विभागों को सामंजस्य स्थापित कर अवैध खनन रोकने की कार्रवाई पर ध्यान देने की बात कही। संभागीय आयुक्त पीसी बेरवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में अवैध खनन को लेकर चल रहे क्रेशरों को बंद कराने का आदेश पारित किया गया। साथ ही आयुक्त ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के अवैध खनन से जुड़े वाहनों को जब्त करने का आदेश दिया। बैठक में आईजी और कलेक्टर सहित वन विभाग और परिवहन विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे। यह खबर टोंक से, जहां बजरी माफियाओं के खिलाफ महिला ने मोर्चा खोल दिया। दरअसल महिलाएं ग्रामीण इलाके से जयपुर जाने वाले बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की आवाजाही पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज है। महिलाओं की माने तो कई बार शिकायत करने के बाद भी एसआईटी ने अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते महिलाओं ने विरोध जताया। विरोध जताते हुए महिलाओं ने आधा घंटे तक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को रोक के रखा। हालांकि ट्रैक्टर चालकों के आश्वासन के बाद ट्रॉलियां जाने दी गई, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि आखिर शिकायत के बाद एसआईटी खनन माफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा और क्यों महिलाओं को विरोध पर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। गहलोत सरकार के 2 साल में अपराध पर अंकुश लगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए सरकार की ओर से कई कारगर कदम उठाए गए और पिछले 2 साल में पुलिस की कार्यशैली में भी कई बदलाव हुए हैं। गहलोत राज में अपराध पर अंकुश, अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन आग, नशे के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन स्वीप,
सलाखों में पहुंचे हजारों अपराधी। पुलिस की कार्यशैली में सुधार। एफआईआर दर्ज करने के लिए प्री रजिस्ट्रेशन नीति लागू। गहलोत सरकार के 2 साल में अपराधियों पर अंकुश लगाने और पुलिस तंत्र सुधार के कई कदम कारगर उठाए हैं। एक तरफ कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जहां अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए, तो दूसरी तरफ सीएम गहलोत ने पुलिस तंत्र में सुधार करते हुए एफआईआर दर्ज करने के लिए प्री रजिस्ट्रेशन नीति को लागू किया, तो इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। महिला हिंसा में गिरावट आई। पिछले जून में एक ऑर्डर सरकार ने निकाला, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बताया कि भाई ये जो एफआईआर है वो उसकी जो है प्री रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। तो उसमें हालांकि वो जनवरी 19 से ही कहना शुरू कर दिया था उन्होंने, और उस पर काम भी शुरू हो गया था। और उसके बाद जून में एक ऑर्डर इवन यहाँ पीएचक्यू से निकला कि अगर कोई एसएचओ दर्ज नहीं करता है तो वो एसपी के पास जाएगा परिवादी, और एसपी के यहाँ कार्यालय में ये सुविधा होगी कि सीसीटीएनएस के माध्यम से दर्ज होगी और वो कॉपी सीसीटीएनएस के माध्यम से थानेदार को जाएगी और उस पर मुकदमा नंबर वो डालेगा। और ये अगर जांच में आता है कि किसी एसएचओ ने लापरवाही की और मना कर दिया तो उस एसएचओ के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो सबसे ज्यादा फायदा फ्री रजिस्ट्रेशन का पिछले 2 वर्ष में कमजोर वर्गों को, महिलाओं को और गरीब व्यक्तियों को हुआ है। पुलिस की कार्यशैली में सुधार के लिए समय समय पर डिकॉय ऑपरेशन चलाया गया ताकि पुलिस कर्मी निरंकुश न हो और लोगों की मदद करना उनकी प्राथमिकता बन सके। तो दूसरी तरफ अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें आर्म एक्ट के तहत अवैध हथियारों को जब्त करने के लिए ऑपरेशन आग चलाया गया। 4,945 केस दर्ज किए गए। 5,181 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 285 बंदूक, 1,732 पिस्टल बरामद किए गए। जहां तक आर्म्स एक्ट की बात है, लगातार अभियान चलाने के फलस्वरूप 4945 केसेस दर्ज हुए और गिरफ्तार जो अभियुक्त हुए वो 5181। बंदूकें जो इसमें बरामद की गई 285, रिवॉल्वर, कट्टे, पिस्तल, पौना जिसको कहते हैं वो 1732 बरामद हुई, कारतूस 3193 और अन्य धारदार हथियार 3159। और यह अभियान लगातार अभी भी अनवरत जारी है। नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए अभियान चलाया गया, जिसमें कामयाबी मिली तो एनडीपीएस एक्ट के तहत नशे पर नकेल के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया गया, जिसमें 2,550 केस दर्ज किए गए। 3,740 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में हेरोइन, स्मैक, चरस और अफीम जब्त किया गया। अब तक जो प्रकरण दर्ज हुए एनडीपीएस में वो 2,550 प्रकरण दर्ज हुए। गिरफ्तार 3,740 लोग हुए अभी तक। उसमें फिर क्वांटिटी जो ब्राउन शुगर की करीब आधा किलो और हेरोइन जो मिली वो कुल 12.78 किलोग्राम, स्मैक 15.83 किलोग्राम, चरस 24.94 किलोग्राम, अफीम 596.61 किलोग्राम, गांजा 13,781 किलो, डोडा पोस्ट 1,23,327.8 किलोग्राम राजस्थान पुलिस ने इतनी बरामदगी हुई है। इस तरह गहलोत सरकार ने जहां अपराधियों पर नकेल कसने के लिए कारगर कदम उठाए, तो वहीं पुलिस तंत्र में सुधार की नीति लागू की ताकि अपराधियों में भय हो और आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम हो। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से राकेश गुसाई की रिपोर्ट। और अब देखते हैं टॉप 10 वायरल। अलवर के शाहजहांपुर में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। यहां 200 फुट रोड पर देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। हालांकि सुध-बुध दिखाते हुए कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान